सीजन 4 की शुरुआत वहीं से हुई जहां पर सीजन 3 खत्म हुआ था और मैं चाहता हूं कि सीरीज को आप वीकली इस चैनल पर देखे, उसके पहले समझे और उसके लिए आपको पुराने सीजन 1, 2, 3 को मेरे चैनल पर जरूर चेक करना चाहिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और आई बटन में मिलेगा। सीजन 4 की शुरुआत में येलो मैन जिम के गले को फाड़ चुका था। तब वहां पर जूली चिल्ला रही थी जो कि फ्यूचर से आई थी। तब येलो मैन कहता है कि कई बार लोग ऐसी ऐसी चीजें करते हैं लेकिन हमें उन्हें रोकना पड़ता है। और जूली, तुम ऐसे टाइम में भागो मत क्योंकि इससे तुम कुछ नहीं बदल पाओगी। वहीं पर येलो मैन ने देखा कि जूली वहां से गायब हो चुकी थी। तब येलो मैन जिम के पास आया और वो कहता है कि अब यहाँ पर सिर्फ हम दोनों बचे हैं और मुझे तुम काफी पसंद हो। तब जिम तड़पते हुए कहता है कि भाड़ में जाओ। और तब येलो मैन कहता है कि तुम हमेशा काफी ज्यादा मेहनत करते हो और तुमने दुख भी काफी ज्यादा सहा है और काफी बुरा होगा कि तुम आगे क्या होगा वो देख नहीं पाओगे और आगे जो भी होने वाला है वो मेरा फेवरेट पार्ट है। जिसमें वहां पर जिम तड़प तड़प कर मर चुका था और तब येलो मैन हंसने लगा। दूसरी तरफ हमें एक आदमी नजर आया जो कि किसी किस्म का पादरी जैसा लग रहा था और वो सड़क से जा रहा था। तब उसके सामने पेड़ दिखा था जिससे आगे क्या होगा ये हम सभी को पता है। फिर पादरी आकर अपनी गाड़ी में वापस जाने के लिए निकल गया। फिर हमें बेसमेंट नजर आया जिसमें फातिमा के साथ एलिस और कैनी भी थे और वहां पर फातिमा कहती है कि मैंने उन मॉन्स्टर्स को देखा और मैं समझ गई जिसमें वो लोग पहले हमारे जैसे इंसान थे लेकिन फिर उन्होंने शैतान जैसी किसी चीज से डील कर ली और वो वहां पर काफी ज्यादा दुखी हुई। और उसने पूछा कि बॉयड कहां पर गया। तब कैनी कहता है कि मैं उसे जाकर ढूंढता हूँ और तुम दोनों अब यहाँ से निकल जाओ। तब फातिमा वहां पर काफी ज्यादा परेशान थी। इसी वजह से कैनी ने एलिस और फातिमा को वहां से बाहर भेज दिया। जिसमें कैनी फिर आगे बढ़कर नीचे का रास्ता देखने लगा और कैनी नीचे की तरफ आने लगा। फिर नीचे आकर वो गुफा में पहुंच चुका था। तब कैनी बॉयड का नाम लेकर गुफा में आगे बढ़ रहा था और काफी अंदर आने पर कैनी को पीछे से बॉयड ने पकड़ लिया और वो कहता है कि अब अपना मुंह बंद रखो। तब कैनी ने वहां पर स्माइली मॉन्स्टर को देखा जो कि अपने कपड़े पहन रहा था और वो कैनी को कहता है कि कैनी काफी वक्त के बाद दिखे हो और इस बार हमें ज्यादा मजा आएगा। तब कैनी डर गया और बॉयड उसे लेकर वहां से निकला। फिर वो दोनों ऊपर आए और उन्होंने नीचे जाने के रास्ते को बंद कर दिया। तब कैनी पूछता है कि हमने उसे जलाकर मार दिया था तो ये जिंदा कैसे हो गया। तब बॉयड कहता है कि वही बेबी है जिसमें वो बड़ा होकर स्माइली बन गया और ये सब मैंने अपनी आंखों से देखा है। तब कैनी पूछता है कि क्या यही बच्चा फातिमा ने पैदा किया था। तब बॉयड कहता है कि हाँ। दूसरी तरफ डोना ने क्रिस्टी को कॉलोनी हाउस में बुलाया था। तब क्रिस्टी जानना चाहती थी कि वहां पर क्या हुआ। तब दोनों ने आकर सारा को देखा और डोना ने पूछा कि बॉयड कहां पर है। तब सारा कहती है कि मुझे नहीं पता लेकिन कॉलोनी हाउस के लोग वापस आ रहे हैं तो मुझे यहाँ से निकलना चाहिए। तब डोना कहती है कि हाँ वही सही होगा और सारा वहां से निकल गई। फिर डोना क्रिस्टी को लेकर अंदर रूम में आई। तब उन्हें डैनी ने गन पॉइंट पर पकड़ लिया। तब डोना कहती है कि तुम्हारी गन में गोलियां नहीं है, ये हम सभी को पता है तो इसे रख दो। तब डैनी शांत हुई जिसमें डैनी को अभी भी रूम के किसी भी लोग पर भरोसा नहीं था, इसलिए वो वहां पर रुकी थी। तब डोना ने क्रिस्टी को एल्जिन दिखाया और वो कहती है कि क्रिस्टी अब तुम्हारी मदद करेगी बेटा। तब एल्जिन घूमा और क्रिस्टी ने देखा कि वो घायल था। तब डोना कहती है कि सारा ने इसकी आंख में स्क्रू ड्राइवर मारा था और उसके खुद के कारण थे। तब क्रिस्टी घायल होते हुए भी मदद करने के लिए तैयार थी। फिर क्रिस्टी के कहने पर एल्जिन ने उसके हाथ को हटाया। तब क्रिस्टी ने उसकी आंख को देखा और वो कहती है कि मैं इसे सी सकती हूँ। वहीं पर एक लड़की रूम में आ गई और वो जानना चाहती थी कि वहां पर क्या चल रहा है। तब डोना उसे लेकर बाहर निकल गई और क्रिस्टी को एल्जिन का इलाज करने के लिए कहा। तब वहां पर क्रिस्टी उसे चेक करने लगी। दूसरी तरफ मैन इन येलो जंगल में आगे बढ़ा और उसने एक जगह पर आकर अपने छुपाए हुए सूटकेस को निकाला। फिर उसने सूटकेस को ओपन करके अंदर के सामान को देखा और वो खुश हुआ। फिर वो अपने सारे पहने हुए कपड़े निकालने लगा। तब तक पादरी की गाड़ी आगे बढ़ रही थी। फिर कैनी और बॉयड पुलिस स्टेशन में आए और वहां पर कैनी जानना चाहता था कि उन्हें आगे क्या करना है। तब बॉयड ने वहां पर छुपाया हुआ एक बॉक्स निकाला और उस बॉक्स में उसने कई सारी बुलेट्स पहले से जमा करके रखी थी। तब कैनी उसे देखकर चौंक गया और बॉयड गन्स के हिसाब से बुलेट्स को निकाल रहा था। तब कैनी पूछता है कि आगे क्या करना है। तब बॉयड कहता है कि हम हमारी हर एक गन के अंदर गोलियां भर देंगे, फिर जो भी हमारे सामने मॉन्स्टर आएगा उसे हम मार देंगे और हमारे पास कई सारी गोलियां है और मुझे बताओ कि कॉलोनी हाउस और हमारे पास मिलाकर कितने लोग हैं। तब कैनी कहता है कि हमें ये नहीं करना चाहिए और बॉयड तुम्हें रुक जाना होगा। तो बॉयड कहता है कि कैनी हम जिंदगी में सिर्फ एक बार जीते थे और फिर भी वो मॉन्स्टर वापस आ गया और मैंने वहां पर उसे
नीचे देखा है और उससे मुझे एक चीज तो पता चल गई कि हम लोग उन लोगों को कभी भी मार नहीं सकते और ना ही कभी हरा सकते हैं और हमें सिर्फ एक ही चीज पता है कि हम कैसे जिंदा रह सकते हैं, वरना वो लोग हमारे टुकड़े टुकड़े करके हमें तड़पा कर मार सकते हैं या फिर सीधा मार देंगे। तो हमें हमारी पूरी तैयारी करनी होगी। तब कैनी कहता है कि यहाँ पर टोटल 47 लोग हैं जो कि टीडी की इंक्वायरी के टाइम हम लोगों ने साथ में गिने थे। तब बॉयड ये सुनकर चौंक गया। दूसरी तरफ क्रिस्टी एल्जिन के मुंह का खून को साफ कर रही थी। तब एल्जिन कहता है कि क्या तुम्हें लगता है कि मैं काफी बुरा आदमी हूँ? तब क्रिस्टी कहती है कि हाँ, लेकिन यह जगह अच्छे से अच्छे लोगों को भी बुरा बना देती है, तो कोई बात नहीं, और मैं तुम्हारी आंख पर अब स्प्रे करूंगी। फिर क्रिस्टी ने आंखों पर स्प्रे मारा और फिर उसने डैनी की मदद आंखों को सीने के लिए मांगी। तब दोनों मिलकर एल्जिन को पकड़कर तैयार कर रहे थे। तब एल्जिन कहता है कि वो बच्चा पैदा हो चुका है, तो अब हम लोगों को घर जाने मिलेगा और तुम्हें जाकर ये चीज चेक करनी चाहिए। तब क्रिस्टी कहती है कि एल्जिन, यहाँ की चीजें कई लोगों को पहले घर जाने का बहाना देकर उनसे बुरी बुरी चीजें पहले ही करवा चुकी है और ये तुम्हारे आने के पहले सारा के साथ हुआ था और तुम्हारे बाद भी कई लोगों के साथ होगा और अब मैं तुम्हारी मदद करने का पूरा ट्राई करूंगी। और फिर उसने एल्जिन की आंख को सीना शुरू किया। जंगल की तरफ से तबीथा आगे बढ़ी। फिर वो कब्रिस्तान के रास्ते से शहर में वापस आ गई थी और वहां पर उसे डाइनर में से जूली और इथान ने देखा और फिर वो दोनों आकर अपनी माँ से मिले। तब तबीथा खुश हुई और उसने पूछा कि तुम्हारे पिता कहाँ पर है? तब दोनों कहते कि वो तो अभी तक वापस नहीं आए और मुझे लगा कि वो तुम्हारे साथ हो गए। तब तबीथा कहती है कि हाँ, लेकिन वो वहां से चले गए थे। तब जूली समझ गई कि उन्हें कुछ तो पता चला है। तब तबीथा कहती है कि नहीं, कुछ नहीं हुआ है और हमें अब घर जाना होगा। वहीं पर पादरी की गाड़ी शहर में आ चुकी थी जिसमें वो काफी तेज थी और फिर वो हिलने लगी। तब जिम और कैनी ने देखा कि वो गाड़ी डायरेक्ट पुलिस स्टेशन में घुसी और वहां की दीवार को उसने तोड़ दिया था। तब बॉयड और कैनी बार बार बचे थे। फिर सबने बाहर आकर कार को देखा। तब कार में उन्हें पादरी दिखा और उसके साथ वहां पर दूसरी तरफ सोफिया नाम की एक लड़की भी थी जिसमें वहां पर पादरी बेहोश था जो कि फंसा हुआ था। साथ ही वहां पर सोफिया भी कांच के साथ सीट्स बेल्ट में भी फंसी हुई थी और वो कहती है कि क्या मेरे डैड ठीक है? तब तबीथा उसकी मदद करने लगी। फिर बॉयड ने वहां के लोगों के पास एम्बुलेंस बुलाया। तब एक लड़की वहां से निकली। फिर बॉयड ने देखा कि कार का डोर स्टक हो चुका था। तब उसने कैनी को वहां पर हार्डवेयर का सामान लाने के लिए कहा। तब कैनी वहां से निकला। तब तक सोफिया उसके बारे में तबीथा को बताने लगी। तब वहां पर तबीथा उसे बचाने का ट्राई कर रही थी जिससे वो उसे बाहर निकाल सके। तब सोफिया डरी हुई थी और वहां पर बॉयड आया। तब तबीथा ने उसे सीट बेल्ट को काटने के लिए कहा। तब बॉयड ने वहां पर सीट बेल्ट को देखा। तब सोफिया उसके पिता के लिए चिल्ला रही थी क्योंकि वो उठ नहीं रहे थे और वो अपनी माँ को भी याद करने लगी। तब बॉयड ने अपने चाकू को निकाला और सीट बेल्ट को वहीं पर काट दिया। तब तक कैनी सामान लेकर वापस आ रहा था। तब उसे रास्ते में जेड दिखा। तब कैनी ने उसे सभी चीजें बताई और वो दोनों आगे बढ़े। तब तक बॉयड ने सोफिया की सीट को पीछे ले लिया और फिर उसने सोफिया को बाहर निकाला। तब तबीथा ने उसे संभाला। फिर कैनी वहां पर आया। तब वहां पर जेड ने तबीथा को देखा जिसमें वो दोनों उनके कनेक्शन के बारे में जानने के बाद चौंके हुए थे। फिर वहां पर एम्बुलेंस आ गई। तब उसमें से मैरी बाहर निकली। तब बॉयड ने उसे सभी चीजें बताई और उसने पादरी को बाहर निकालने के लिए कहा। फिर मैरी ने आकर पादरी को चेक किया और वो उसे बाहर निकालने का ट्राई कर रही थी। तब तक तबीथा सोफिया को लेकर एम्बुलेंस में आई। तब तक मैरी ने पादरी को चेक किया जो कि अभी भी जिंदा था लेकिन वो होश में नहीं था। तब वहां पर विक्टर आ चुका था और वो सभी चीजें देखने लगा। फिर मैरी ने आकर सोफिया से मुलाकात की और वो बताने लगी कि मैं यहाँ की नर्स हूँ और उसने सोफिया को चेक किया। तब तक बॉयड और कैनी डोर को खोलने का ट्राई कर रहे थे। दूसरी तरफ सोफिया ने बताया कि वो उसके पिता के साथ ट्रैवल कर रही थी। तब रास्ते में उन्हें एक पेड़ दिखा जिससे रास्ता ब्लॉक था और तब वो हाईवे पर जाने के लिए घूम गए और वो लोग यहाँ पर पहुंचे। इस टाउन में आते उसके पिता तड़पने लगे और गाड़ी उन्होंने तेज भगाई और मैंने उन्हें रोकने का काफी ज्यादा ट्राई किया लेकिन फिर भी ये एक्सीडेंट हो गया और मैं कुछ नहीं कर पाई और मुझसे वादा करो कि मेरे पिता को कुछ नहीं होगा। तब तबीथा ने उसे संभाला। फिर मैरी वहां से पादरी को देखने के लिए निकली जिसमें सभी लोगों ने वहां पर मदद की और डोर को तोड़ दिया। फिर पादरी को बाहर निकाला और उसे एम्बुलेंस में हॉस्पिटल लेकर जाने निकले। तब मैरी बॉयड को कहती है कि सोफिया की बातों से ऐसा लग रहा है कि पादरी को सीजर हुआ था जैसा यहाँ के कई सारे लोगों को यहाँ पर आने के बाद होता है और वो तड़पते रहते हैं। तब बॉयड कहता है कि हाँ, मैंने इसी हालत में सारा, तुम्हें और जूली को भी देखा है। तब मैरी कहती है कि उसे अब हॉस्पिटल में लेकर जाकर चेक करना होगा। तब बॉयड मान गया। तब कैनी कहता है कि बॉयड मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ क्योंकि तुम्हें जाकर एल्जिन को चेक करना चाहिए और हम दोनों को दोनों जगहों का ध्यान रखना होगा। तब बॉयड मान गया और वहां से रात होते होते वो दोनों अलग हुए। फिर एम्बुलेंस वहां से निकला। तब इथान वहां पर पादरी के लिए परेशान था। तब तबीथा कहती है कि अब घर चलो। तब दोनों बच्चे अपने पिता जिम के लिए परेशान
परेशान थे तब तबीता कहती है कि वो रात होने तक घर पर वापस आ जाएंगे और वो लोग घर की तरफ निकले तब वहां पर जेड आ गया और वो कहता है कि तबीता अब हमें बात करनी होगी। तब तबीता ने बच्चों को अंदर भेजा और जेड कहता है कि हम लोगों को सबको बताना होगा कि हमारे साथ क्या हुआ। तब तबीता कहती है कि जेड हमें जो भी पता चला है वो सच है कि नहीं ये भी हमें नहीं पता। तब जेड कहता है कि वो सच ही था। तब तबीता कहती है कि सारा ने मेरे बेटे को मारने की कोशिश की थी क्योंकि यहाँ पर किसी ने कहा था कि वो घर जा सकती है और ये चीज उसे रियल लगी होगी, जिसमें यहाँ की हर एक चीज हमें झूठ बताती है और हमारे साथ उसने ये चीज रियल फील करवाई होगी, जिसमें हम लोग यहाँ पर सदियों से आते जाते रहते हैं और यहाँ के मॉन्स्टर सबको मार देते हैं और ऐसे हम उन मरे हुए बच्चों को भी बचाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें हमारी इन बातों को कोई नहीं मानेगा। तब जेड कहता है कि हम दोनों को साथ में जिम के साथ बैठकर ये बात करनी होगी। तब तबीता कहती है कि जिम अभी तक वापस नहीं आया और वो वापस आएगा तब हम लोग बात करेंगे। तब जेड मान गया और वो वहां से निकला। तब तक बॉयड ने आकर डैनी को देखा। तब वहां पर डैनी भड़की हुई थी। तब बॉयड कहता है कि यहाँ पर अंधेरा हो रहा है तो तुम बाहर नहीं घूम सकती। तब डैनी कहती है कि तुम्हें घंटा कुछ भी नहीं पता है और तुमने उस बच्चे के साथ जो किया उससे मुझे ये तो पता चल गया कि तुम एक राक्षस हो और पहले तुम शायद एक अच्छे आदमी जरूर होगे लेकिन अब तुम पर से मेरा भरोसा उठ चुका है। फिर डैनी वहां से नाराज होकर निकल गई। तब बॉयड अंदर आकर डोना से मिला और तब डोना पूछती है कि क्या तुम रात होने पर यहीं पर रुकने वाले हो। तब बॉयड कहता है कि हाँ। तब डोना कहती है कि क्रिस्टी एल्जिन का इलाज कर रही है और हमें अब बात करनी होगी। तब बॉयड कहता है कि ऊपर चलो, हम ऊपर बात करेंगे क्योंकि मुझे तुम सभी को कुछ बताना है। फिर वो दोनों ऊपर गए। दूसरी तरफ डैनी डाइनर में वापस आई और तब वो पूरा खाली था और डैनी ने वहां पर आकर खुद के कपड़ों को साफ करना शुरू कर दिया और वो काफी ज्यादा भड़की हुई थी। तब वहां पर रेडियो पर एक गाना बजने लगा जो कि वहां पर डैनी से बात करने का ट्राई कर रहा था। तब डैनी वहां पर गाने को सुनकर भड़क गई और उसने नीचे बेसमेंट के सामान को देखा। तब उसे वहां पर एक शर्ट मिला। तब तक क्रिस्टी ने फातिमा को चेक किया और वो कहती है कि तुम पूरी तरह से ठीक हो और बताओ कि तुम्हारा बेबी कैसे पैदा हुआ। तब फातिमा कहती है कि तुम्हें क्या जानना है, जिसमें किमोनो औरत ने मेरे बच्चे को पैदा किया जो कि तुम्हें लग रहा था कि मेरे पेट में ही नहीं है। वहीं पर बॉयड और डोना आ गए। तब फातिमा ने पूछा कि किमोनो वोमन ने मेरे बच्चे के साथ क्या किया। तब बॉयड कहता है कि मैंने उसे नीचे देखा। तब एलिस ने पूछा कि डैड वहां पर क्या हुआ था। तब बॉयड कहता है कि मैं नीचे गया तब वहां पर किमोनो ने उस बच्चे जैसी चीज को जमीन पर रख दिया जिसमें वहां पर जंगल के बाकी सभी मॉन्स्टर थे और फिर नीचे वो उस चीज को रखा। तब वो वहां पर हिलने लगी और फिर वो बड़ी होने लगी जिसमें वो एक मॉन्स्टर बन गया जो कि वहां पर हंस रहा था। तब तबीता पूछती है कि क्या मैंने एक मॉन्स्टर को पैदा किया। तब एलिस कहता है कि डैड आप क्या बोल रहे हो, वो समझ में नहीं आ रहा। तब बॉयड कहता है कि हाँ तुमने मॉन्स्टर को पैदा किया और वो वही मॉन्स्टर था जिसे मैंने पहले मार दिया था। तब बाहर से आवाज आई। तब डोना ने बाहर देखा कि वहां पर विक्टर उसके सामान को हटा रहा था और विक्टर कहता है कि अब मैं अपने पिता के साथ शिफ्ट होने वाला हूँ और वहां पर हेनरी ने आकर आवाज के लिए माफी मांगी। फिर वो दोनों बाप बेटे काम में लग गए। तब डोना वहां से अंदर चली आई और वहां पर डोना ने पूछा कि बॉयड क्या वो सच में वही मॉन्स्टर था जिसे तुमने मार दिया था। तब बॉयड कहता है कि हाँ और उसे कैनी ने भी देखा था जिसमें ये चीज सिर्फ मेरे दिमाग में नहीं थी। और फातिमा तुमने भी वहां पर कुछ तो फील किया था और वो क्या है। तब फातिमा कहती है कि मैंने वहां पर एक विजन देखा था जिसमें वो मॉन्स्टर्स कैसे बने ये मुझे उस विजन्स में क्लियरली तो नहीं दिखा लेकिन वो पहले इंसान थे लेकिन फिर उन लोगों ने एक शैतान का सौदा किया था जिससे वो अमर हो सके और उस सौदे के चलते वो मॉन्स्टर बन गए। तब वहां पर बॉयड कहता है कि तुमने वहां पर और क्या देखा था। तब फातिमा भड़क गई और वो कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं कुछ छुपा रही हूँ। फिर वो वॉशरूम के पास आकर कहती है कि मुझे अब नहाना है और मैंने तुम सबको पहले ही बताया था कि मेरे पेट के अंदर कोई अजीब चीज है लेकिन तुम लोगों ने मेरा भरोसा नहीं किया था और अब मुझे में नहीं पता कि मैंने वहां पर क्या देखा था और क्यों देखा था और अब मैं तुम लोगों को और कुछ नहीं बता सकती। और फिर वो वॉशरूम में चली गई। तब बाहर सभी लोग कंफ्यूज थे। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में हमें सोफिया नजर आई जो कि वहां पर प्रार्थना कर रही थी। तब वहां पर कैनी ने पूछा कि क्या वो पादरी उठ जाएगा। तब मैरी कहती है कि मुझे नहीं पता क्योंकि वो दवाइयों के काम करने पर अब तक तो उठ जाना चाहिए था। तब सोफिया ने उसके पिता के लिए प्रार्थना पूरी की और फिर वो कैनी को आकर कहती है कि क्या तुम मुझे अपना फोन दे सकते हो क्योंकि मुझे अपनी माँ से बात करनी है। तब कैनी कहता है कि यहाँ पर कोई भी मोबाइल नहीं है और फिर वहां से मैरी निकल गई। तब सोफिया ने पूछा कि यहाँ पर क्या चल रहा है ये मुझे बताओ क्योंकि मुझे मेरी माँ से बात करनी है। तब कैनी कहता है कि मेरे साथ चलो, मुझे तुम्हें इस जगह के बारे में बताना है। फिर वो दोनों आगे बढ़े।
तब तक तबीथा जिम का वेट कर रही थी और वो वापस नहीं आया। तब वहाँ पर जूली भी उनके लिए परेशान थी और वो दोनों वहाँ पर डरे हुए थे। तब जूली ने पूछा कि जंगल में क्या हुआ था ये मुझे बताओ। तो तबीथा ने बताने से मना कर दिया और वहाँ पर दोनों के बीच में बहस हो गई। तब इथान कहता है कि तुम दोनों यहाँ पर आकर शांत हो जाओ। तब वहाँ पर जूली ने माफ़ी मांगी। तब इथान ने पूछा कि क्या डैड मर चुके हैं। तब तबीथा ने मना किया और वो कहती है कि वो कॉलोनी हाउस या फिर आरवी में रुके होंगे और कल सुबह वो वापस आ जाएंगे। तब इथान डरा हुआ था और वहाँ पर जूली कहती है कि इथान, डैड ने कहा था कि हम जैसा सोचते वैसे ही ये जगह हमें परेशान करके बनाती है, इसलिए हमें अच्छा सोचना चाहिए। तब इथान मान गया और वहाँ पर तबीथा अपने बच्चों की बातों से खुश हुई। तब तक कैनी ने सोफिया को सभी चीज़ें बता दी और वो मॉन्स्टर्स के बारे में जानकर चौंकी हुई थी और वो तालिस्मान पत्थर को चेक करना चाहती थी। तब कैनी ने उसे छूने से मना कर दिया। फिर वो दोनों आगे बढ़े। तब कैनी को भी नहीं पता था कि तालिस्मान पत्थर काम कैसे करता है। तब सोफिया कहती है कि भगवान दुनिया में हर जगह पर है और वो यहाँ पर होंगे ऐसा मुझे भरोसा है और इसी वजह से उन्होंने तालिस्मान पत्थर को हमें दिया होगा। तब कैनी को उसकी बातें सही लगी और सोफिया वहाँ पर सभी लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहती थी। तब कैनी मान गया। फिर दोनों ने हाथ पकड़कर वहाँ पर प्रार्थना की। फिर सोफिया ने कहा कि मैं अपने पिता के साथ उनका ध्यान रखना चाहती हूँ। तब कैनी मान गया और सोफिया वहाँ से अपने पिता के पास चली गई। तब तक फातिमा नहा रही थी और उसने खुद के पेट को फील करने का ट्राई किया जिसमें फातिमा ने वहाँ पर मॉन्स्टर को पाल रखा था। तब तक डोना ने सबको बताया कि बाहर के सभी लोग जानना चाहते हैं कि बेसमेंट में क्या हुआ था। तब बॉयड परेशान हुआ और वो कहता है कि यहाँ पर एक नई लड़की अपने पिता के साथ आई है और वो उसके पिता के दिमाग में सीजर हुआ है जिसके चलते वो होश में नहीं आ रहे और ये चीज़ हमने कई सारे लोगों के साथ यहाँ पर देखी थी जिसमें 15-16 साल की वो लड़की अपने पिता के साथ होगी और उसे कैनी समझा रहा होगा कि ये जगह कैसे दुनिया से अलग है और अब उनकी पुरानी जिंदगी खत्म हो जाएगी और उन्हें अब यहाँ पर हंसने वाले मॉन्स्टर्स के साथ जीना होगा जिसमें वो लोग हमें कभी भी मार सकते हैं। और आज सुबह मुझे लगा कि हम लोग शायद जीत जाएंगे और मैं सभी लोगों को घर पर वापस लेकर आऊंगा और शायद अच्छे लोगों के साथ हमेशा अंत में अच्छा फील होता है। लेकिन फिर मैं गुफा में गया और मैंने उन राक्षसों को मेरे ऊपर हंसते हुए देखा। तब मुझे फील हुआ कि ये जगह हम सबने सोचा था उससे काफी ज्यादा आगे का सोचती है और हम लोग कुछ भी कर ले लेकिन हम लोग यहाँ से कभी नहीं निकल सकते। और फिर वो बाहर जा रहा था। तब क्रिस्टी ने उसे रोका और वो कहती है कि बॉयड, तुम इस जगह की जान हो और अगर तुम अंदर से टूट गए तो सभी लोग टूट जाएंगे और मैंने यहाँ के सबसे ज्यादा लोगों का इलाज किया है तो मुझे पता है कि वो सब लोग तुमसे ही उम्मीद रखते हैं और अगर तुमने ही उम्मीद छोड़ दी तो यहाँ के सभी लोग बाथरूम में सुसाइड करके मरने लगेंगे। तब एलिस बॉयड से अकेले में बात करना चाहता था। तब दोनों वहां से बाहर निकले। फिर एलिस कहता है कि डैड, क्रिस्टी सही कर रही है जिसमें यहाँ पर कुछ भी हो लेकिन यहाँ के सभी लोग सिर्फ आपसे ही उम्मीद रखते हैं। तब बॉयड कहता है कि अब मैं फिर से आगे बढ़ने का ट्राई नहीं कर सकता क्योंकि मैं अंदर से टूट चुका हूँ और मैंने अपनी हर एक चीज को खो दिया है जिसमें तुम्हारी माँ और तुम भी अब मेरे से अलग हो चुके हो। फिर भी मैं यहाँ पर कुछ नहीं कर पाया। तब एलिस ने बॉयड को संभाला जिसमें बॉयड अंदर से काफी ज्यादा दुखी था। दूसरी तरफ जूली परेशान थी। तब वहां पर तबीथा ने इथान को सुला दिया और वहां पर उन्हें किचन में से आवाज आने लगी। तब तीनों ने आकर देखा कि खाना नीचे गिर पड़ा था और फिर वहां पर किचन की सभी चीजें अपने आप हिलने लगी थी और वो चीजें वहां पर आवाज करने लगी जैसे भूत उन्हें कंट्रोल कर रहा हो। तब ये देखकर वहां पर तीनों चौंक गए। तब तक सोफिया ने आकर देखा कि हॉस्पिटल में कैनी सो चुका था। तब सोफिया वहां से पादरी के पास आई और फिर उसने पादरी को छुआ और एक मंत्र बोला। तब पादरी वहां पर उठ गया और वो कहती है कि क्या तुम मुझे सुन सकते हो। तब पादरी ने 2 बार ब्लिंक किया। तब सोफिया कहती है कि तुम काफी ज्यादा कंफ्यूज हो गए कि तुम यहाँ पर क्यों हो लेकिन तुम इस इंपॉर्टेंट स्टोरी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हो। फिर कहानी पास्ट की देखने मिली जिसमें पादरी पेड़ को देखकर वापस जाने के लिए निकला। तब वो कार में अकेला था और तब तक येलो मैन ने जो कपड़े निकाले थे वो असल में सोफिया के ही थे। फिर येलो मैन ने अपने कपड़ों को निकालना शुरू किया और वो खुद के शरीर को बदलने लगा जिसमें वो एक बुढ़े से बदलकर जवान लड़की बन चुका था और फिर उसने खुद को सोफिया में कपड़े पहनकर बदल दिया था और वो वहां से आगे बढ़ी। फिर उसने रास्ते में पादरी से लिफ्ट मांगी। तब पादरी बाहर आया और सोफिया कहती है कि मैं यहाँ पर खो चुकी हूँ। तब पादरी कहता है कि मैं भी खो गया हूँ और मैं तुम्हारी मदद करूँगा।
फिर सोफिया कहती है कि तुम मेरे लिए रुके थे और तुम एक काफी अच्छे आदमी हो। फिर पास्ट में सोफिया ने टाउन के पास आने पर पादरी को पकड़कर उसके शरीर को अपने वश में कर लिया और उसने आकर पादरी की गाड़ी को तेज चलाया और उसका एक्सीडेंट करवा दिया। फिर सोफिया कहती है कि तुम अंदर से अब काफी डरा हुआ फील कर रहे हो और अब तुम देख नहीं पाओगे कि आगे क्या होगा, जिसमें ये मेरा फेवरेट पार्ट है और काश मैं हमेशा इस पार्ट को जी पाता और मैं इन सभी लोगों को अब अंदर से तोड़ देने वाली हूँ। फिर सोफिया ने वहीं पर पादरी के मुंह को पकड़ लिया और मोस्ट प्रोबेबली उसे वहीं पर मार दिया होगा। इसी के साथ ही बेहतरीन एपिसोड 1 यहीं पर खत्म हुआ। एपिसोड 2 की शुरुआत पिछले एपिसोड के अंत के कुछ घंटों के बाद हुई, जिसमें रात को कैनी की नींद उड़ी तो वो सोफिया को देखने के लिए बाहर आया, लेकिन सोफिया वहां से गायब हो चुकी थी। तब कैनी को बाहर से सोफिया के रोने की आवाज आई और दरवाजा खुला था। तब कैनी तेजी से बाहर आया, जिसमें हॉस्पिटल के बाहर खड़ी खड़ी सोफिया जोरों से रो रही थी और वो कहती है कि मैं अंदर नहीं आ सकती। तब कैनी कहता है कि तुम बाहर भी नहीं रुक सकती, जिसमें वहां पर मॉन्स्टर्स उन दोनों के पास आने लगे। तब दोनों की फटने लगी और कैनी सोफिया को पकड़कर अंदर लाया और उसने दरवाजा बंद कर दिया। फिर कैनी सोफिया पर भड़क गया और वो कहता है कि मैंने तुम्हें बाहर जाने से मना किया था। तब सोफिया कहती है कि मेरे पिता मर चुके हैं और वो जोर जोर से रोने लगी। तब कैनी ने उसे संभाला और माफी मांगी और कहा कि तुम बाहर फिर भी नहीं जा सकती। तब वहां पर मैरी आ गई। तब सोफिया ने उसके पिता के मरने के बारे में बताया। तब मैरी ने आकर पादरी को चेक किया। तब तक कैनी सोफिया को संभाल रहा था और सोफिया वहां पर फुल अपरिचित मूड में एक्टिंग करती जा रही थी। सुबह होने पर बॉयड बैठा हुआ था। तब एल्जिन उसके रूम में से बाहर निकला और उसने बॉयड को देखा और वो वहां से नीचे जा रहा था। तब बॉयड कहता है कि मेरे साथ अपने रूम में चलो। तब वहां पर एल्जिन की ये सुनकर फटी पड़ी थी, क्योंकि पिछली बार बॉयड ने उसी के रूम में उसकी फाड़ दी थी आंख। फिर बॉयड ने दरवाज़ा बंद किया और वो कहता है कि यहाँ के सभी लोग तुम्हें देखेंगे और वो जानना चाहेंगे कि तुम्हारे साथ क्या हुआ था और ये भी जानना चाहेंगे कि हमने तुम्हारे साथ ऐसा क्यों और कैसे किया। लेकिन अगर ये चीज़ सबको पता चल गई तो ये जगह टूट सकती है और सभी लोग बिखर जाएंगे। इसमें ये सेम डायलॉग सोफिया ने पिछले एपिसोड के अंत में इंग्लिश में बोला था, जिसमें ये चीज़ टाउन को बहुत ही जल्दी तोड़ देगी। और सोफिया को एल्जिन के साथ बॉयड ने कैसे उसकी आंख फोड़ी थी, ये चीज़ वो पूरे टाउन में सभी लोगों को कैसे ना कैसे पता करवा देगी। इसके बाद आई थिंक टाउन के सभी लोग बॉयड के खिलाफ हो जाएंगे। ये मेरी थ्योरी है। फिर बॉयड कहता है कि मैं यहाँ के लोगों को अलग नहीं होने दे सकता और इसलिए किसी ने भी तुम्हें पूछा कि तुम्हारे साथ क्या हुआ तो तुम्हें बताना होगा कि तुम फातिमा को बचा रहे थे तब तुम घायल हुए। तब एल्जिन ने पूछा कि अगर मैंने ये नहीं किया तो। तब बॉयड भड़क गया और वो कहता है कि फिर मैं सबको बताऊंगा कि तुमने टिली को मार दिया था और फिर मैं तुम्हें बॉक्स में डाल दूंगा जिसमें मॉन्स्टर्स तुम्हें मार देंगे। फिर उसने अपने हथियारों को बेड के नीचे छुपा दिया। तब एल्जिन कहता है कि चलेगा, लेकिन लोगों को आज नहीं तो कल सच पता चल जाएगा, क्योंकि सच कभी भी छुपता नहीं है। तब बॉयड कहता है कि सही कहा, लेकिन ये छुप जाए इसका पूरा तुम्हें ध्यान रखना होगा। फिर बॉयड वहां से निकला। दूसरी तरफ डाइनर के अंदर सॉन्ग बजने लगा। तब वहां पर डैनी उठी, जिसमें सुबह होने पर भी उसका मूड काफी ज्यादा खराब था। तब तक हमें तबीथा, जूली और इथान साथ में नजर आए, जिसमें वो तीनों घर पर जिम का वेट करते हुए सोए थे और सुबह होने पर वहां पर तबीथा भी उठ गई। तब तक बॉयड ने आकर वॉशरूम में खुद के मुंह को साफ किया और कॉलोनी हाउस में भी अभी भी सभी लोग सोकर उठ रहे थे। तब बॉयड वहां से बाहर आया और उसे दूर एक चीज काफी अजीब लगी। तब बॉयड ने आकर दूरबीन से उसे देखा और उसे रोड पर एक थैला दिखा जिसमें से खून नीचे गिर रहा था। तब बॉयड ने पास में आकर उस थैले को देखा। तब उसमें से काफी ज्यादा खून बह रहा था। साथ ही ये चीज वहां पर टाउन के कई सारे लोगों ने भी आकर देखी, जिसमें डैनी और जेड भी थे। तब घर में से तबीथा ने भी इसे देखा और वो डरकर बाहर आ गई। तब बॉयड ने उसे अकेले और डरा हुआ देखा। तब वो समझ गया कि ये जिम हो सकता है और वो घर नहीं आया होगा। तब इथान ने भी ये बाहर आकर देखा। तब तबीथा उसे अंदर लेकर गई और वहां पर जूली भी आ गई। तब इथान वहां डरकर बाहर आया और वो कहता है कि ये मेरे डैड है क्या। तब बॉयड ने उसे पकड़ लिया। फिर तबीथा ने आकर इथान को संभाला और वो कहती है कि बेटा तुम्हें तुम्हारी बहन के साथ जाना होगा। तब इथान ने मना कर दिया और वहां पर जूली भी डरी हुई थी। तब तबीथा कहती है कि जूली बेटा तुम बहादुर रहना और अपने भाई को संभालो। तब वहां पर जूली काफी ज्यादा डरी हुई थी, फिर भी वो अपने भाई इथान को लेकर वहां से निकल गई। तब वहां पर तबीथा बॉयड के पास आई और बॉयड ने तबीथा को संभाला। तब तबीथा कहती है कि उसे नीचे उतारो। तब बॉयड ने जेड की मदद मांगी और वहां पर तबीथा ये चीज के चलते अंदर से टूटती जा रही थी। तब तक इथान और जूली वहां से निकल रहे थे। तब इथान को भरोसा नहीं था कि उसके पिता मर चुके हैं और वो उन्हें ढूंढने जाना चाहता था। तब जूली मान गई और फिर वो दोनों उन्हें ढूंढने के लिए आगे बढ़े। तब तक बॉयड और जेड ने उस लाश को नीचे लिया और बॉयड उसे खोल रहा था। तब तबीथा पास आकर कहती है कि
मैं उसे देखूंगी। तब बॉयड वहां से हटा और तबीता ने वहां पर रस्सी को हटाया और फिर उसने लाश को देखा। तब वो चौंक गई क्योंकि वो जिम की नहीं लेकिन किसी बकरे की लाश थी। दूसरी तरफ जूली और इथान पास के स्टोरेज रूम में आए। तब वहां पर दोनों को अंदर एक लाश दिखी और दोनों वहां पर चिल्लाकर रोने लगे। तब उनकी आवाज दूसरी तरफ सभी लोगों ने सुनी और वो लोग उसी तरफ आने लगे जिसमें जूली इथान को संभाल रही थी। तब वहां पर बॉयड ने आकर दोनों को साइड में ले लिया और तबीता ने अंदर आकर जिम की लाश को देखा जिसे बीच में से फाड़ कर लटका दिया गया था और उसे काफी ज्यादा ब्रूटली मारा गया था। तब डैनी ने आकर बच्चों को संभाला। फिर वहां से बॉयड ने आकर लाश को देखा। तब वहां पर एक मैसेज भी लिखा गया था कि नॉलेज कम्स एट अ कॉस्ट, यानी कि ज्ञान लेने के लिए कीमत चुकानी पड़ती है। तब बॉयड को वो मैसेज समझ में नहीं आया और उसने आगे बढ़कर तबीता को संभाला। तब तबीता जिम के मरने से दुखी थी। दूसरी तरफ पादरी के मरने पर सोफिया उसके लिए प्रार्थना करने के बहाने खुश होने का नाटक कर रही थी और फिर उसने प्रार्थना को खत्म किया और वो वहां से निकली। तब कैनी को अब लाश को हॉस्पिटल से हटाना था और फिर वो आकर सोफिया को कहता है कि मैं बॉयड से बात करूंगा जिससे वो लाश को दफनाने की तैयारी करे। तब सोफिया ने पूछा कि बॉयड कौन है। तब कैनी कहता है कि तुम्हें जिसने बचाया था वही इस शहर का शेरिफ बॉयड है। और तब सोफिया कहती है कि वो काफी अच्छा आदमी लगता है। तब कैनी कहता है कि हाँ, उसी ने इस पूरे टाउन को जोड़ कर रखा है। तब सोफिया ने देखा कि उसका चश्मा टूट गया था। तब कैनी कहता है कि हम लोग टाउन में घूमने जाते हैं और हमारे स्टोरेज रूम में तुम्हारे लिए नए चश्मा भी मिल सकते हैं। तब सोफिया खुश होकर मान गई। तब तक इथान घर में तबाही मचा रहा था। तब तबीता ने उसे रोका और तब इथान कहता है कि तुमने ही मेरे डैड से झगड़ा किया था, इसी वजह से वो घर नहीं आए थे और मारे गए। तब तबीता कहती है कि बेटा, हमारा कोई झगड़ा नहीं हुआ था। तब इथान कहता है कि नहीं, तुम हमेशा एक दूसरे से झगड़ते रहते हो। और फिर वो वहां से निकला। तब तबीता जूली और इथान को कहती है कि हम लोग इस बार नहीं झगड़ रहे थे। तब जूली कहती है कि अब कोई फर्क नहीं पड़ता और फिर भी वो वहां से निकल गई। तब तबीता अकेले होकर रोने लगी। तब तक डोना बॉयड लाश को हटा रहे थे। तब डोना ने भी स्टोरेज रूम में पढ़ा कि ज्ञान के लिए कीमत चुकानी पड़ती है और जिम मारा गया था जिसकी उन्होंने कीमत चुका दी थी, लेकिन ज्ञान कहाँ पर था ये उन्हें नहीं समझा। फिर बॉयड डोना वहां से निकले। तब डोना कहती है कि मैं तबीता और बच्चों को देखती हूँ और फिर वो भी निकल गई। तब बॉयड को वहां पर एलिस मिला और बॉयड कहता है कि बेटा, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत होगी। तब एलिस उनके साथ चला और वो लोग लाश को लेकर सभी लोगों के बीच में से आगे बढ़े और तब सभी लोग उन्हें घूरते जा रहे थे और वो लोग चर्च में लाश को लेकर आए और वहां लाश को उन्होंने प्रार्थना सभा के लिए अंदर रखा। तब जिम घायल था। तब एलिस कहता है कि डैड, हमें इसे क्लीन करना होगा वरना तबीता और बच्चों को ये अच्छा नहीं लगेगा। तब बॉयड मान गया और बॉयड भी वहां पर कंफ्यूज था कि ज्ञान के लिए कीमत चुकानी पड़ती है, उसका मतलब क्या हो सकता है। तब जेड कहता है कि बॉयड, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। तब बॉयड ये सुनकर चौंक गया। तब तक चर्च के बाहर सारा सभी चीजें देख रही थी और वहां पर कैनी और सोफिया आकर उसे मिले और कैनी ने पूछा कि यहाँ पर क्या हुआ। तब सारा कहती है कि आज सुबह सुबह जिम सबको रोड पर मिला। तब कैनी समझ गया कि जिम मर चुका होगा। तब कैनी कहता है कि सोफिया, तुम्हें वापस हॉस्पिटल जाना होगा। तब सोफिया कहती है कि मुझे मेरे नए ग्लासेस की जरूरत है। तब सारा कहती है कि इसे मैं स्टोरेज रूम लेकर जाती हूँ। तब कैनी ने मना कर दिया, लेकिन वहां पर सोफिया की मदद सारा करने के लिए तैयार थी और वो डाइनर में पहले काम करती थी, ये वो बताने लगी। तब कैनी मान गया और वहां पर सारा ने कैनी को कहा कि तुम और जिम काफी करीबी थे, ये मुझे पता है और तुम्हें उसके पास जाना चाहिए। फिर सारा सोफिया को लेकर वहां से निकली। तब कैनी जिम की फ्यूनरल के लिए मदद करने के लिए तैयार था। दूसरी तरफ जेड ने बॉयड को बताया कि वो और तबीता कई जन्मों से टाउन में वापस आते हैं क्योंकि वो लोग 7 बच्चों को बचा नहीं पाए थे और वो बच्चे बार बार उन्हें अगूने अगूने बोला करते थे, जिसका मतलब पहले तो उन्हें भी नहीं समझा था, लेकिन उसका मतलब होता है कि याद करो, जो कि हमें याद आ गया, जिसमें यही हमारा नॉलेज था जिसके चलते जिम मारा गया और यह हमारी गलती थी। तब बॉयड कहता है कि सारा और मैं जंगल में गए थे। तब सारा ने कहा था कि अगर हम यहाँ से निकलने का ज्यादा फोर्स करेंगे तो उतने ही ज्यादा फोर्स का हमें यहाँ पर सामना करना पड़ेगा। और उसके भाई का भी यही कहना था कि इस जगह के बारे में पता लगाने का ट्राई करने पर खतरा पड़ सकता है और हमें आगे क्या करना चाहिए ये तो मुझे भी नहीं समझ रहा। और तुम और तबीता बार बार यहाँ पर वापस आ रहे हो उन बच्चों को बचाने के लिए जो कि सालों पहले मर चुके हैं, तो तुम कैसे मरे हुए बच्चों को बचाओगे। तब जेड कहता है कि मुझे भी नहीं पता, लेकिन मैं उस पर काम कर रहा हूँ। तब बॉयड कहता है कि फिर अच्छे से काम पूरा करो और वो वहां से निकला। दूसरी तरफ सारा और सोफिया डाइनर में आए। तब उन्हें
वहाँ पर डैनी दिखी जो कि वहाँ पर दुखी थी। तब सारा उसके पास आई और उसने पूछा कि क्या तुम ठीक हो। तब डैनी कहती है कि मैं काफ़ी डरी हुई हूँ, लेकिन तुम मेरे दोस्त नहीं हो तो यहाँ से भाड़ में जाओ। तब सारा सोफिया के साथ अंदर चली गई। तब तक जूली इथान को लेकर कॉलोनी हाउस में एक रूम में थी और वहाँ पर जूली को याद आया कि वो स्टोरी वॉकर है। तब उसने इथान को बुलाया जो कि वहाँ पर सोया हुआ था। तब जूली इथान को छोड़कर वहाँ से निकल गई, लेकिन इथान असल में वहाँ पर जगा हुआ था। तब तक डोना घर को साफ कर रही थी और तब उसे वहाँ पर जूली दिखी और जूली कहती है कि मेरी मॉम कहाँ पर है। तब डोना कहती है कि वो ताज़ा हवा लेने के लिए बाहर गई है। तब जूली कहती है कि मुझे भी बाहर जाना है। तब डोना कहती है कि तुम अपने साथ किसी को लेकर जाओ। तब जूली कहती है कि अभी दिन है तो कोई खतरा नहीं होगा और मैं थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगी, जिसमें इथान ऊपर सोया हुआ है तो उसका ध्यान रखना। तब डोना कहती है कि बेटा अगर तुम्हें कुछ भी चाहिए होगा तो मुझे बोलना। तब जूली हाँ बोलकर वहाँ से निकली। फिर वो बाहर आकर रेंडल से मिले। तब रेंडल कहता है कि तुम्हें अब क्या चाहिए। तब जूली कहती है कि मेरे पिता मारे गए और वो रोने लगी। तब रेंडल ने माफी मांगी और वहाँ पर जूली कहती है कि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, जिसमें मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ पत्थरों के बीच में चलो और मैं वहाँ से अपने पिता को बचा सकती हूँ। और फिर वो आगे बढ़ी। तब रेंडल उसे समझाने के लिए उसके पीछे गया। तब तक तबीता आकर स्टोरेज रूम में लिखा हुआ ज्ञान के लिए कीमत चुकानी पड़ती है उन लेटर्स को साफ कर रही थी, लेकिन वो साफ नहीं हो रहे थे। तब जेड वहां पर आ गया। तब तबीता कहती है कि यहाँ से निकल जाओ और वो भड़की हुई थी। तब जेड कहता है कि इसका मतलब यही होता है कि हमारे जो भी यादें देखी वो सच्ची थी। तब तबीता कहती है कि मुझे अब घंटा फर्क नहीं पड़ता। तब जेड कहता है कि मुझे पता है कि तुम अंदर से कैसा फील कर रही हो और उन्होंने तुम्हें डराने के लिए ये किया है जिससे तुम उनका पीछा छोड़ दो। बस वो तुम्हें काफ़ी ज़्यादा डरा कर आज़ाद होना चाहते हैं। तब तबीता कहती है कि मैं अब सच में डर चुकी हूँ क्योंकि ये काफ़ी भयानक हुआ है और मेरा पति मर चुका है और उसका मतलब तुम कभी समझ नहीं सकते। तब जेड कहता है कि फिर तुम्हें अपने बच्चों के बारे में सोचना चाहिए। तब तबीता कहती है कि तुम भाड़ में जाओ क्योंकि तुम्हें कुछ भी चीज़ नहीं पता है और तुम कभी भी जाकर अपनी बाटली वाले पेड़ के नीचे वायलिन बजा सकते हो क्योंकि तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है और तुम सिर्फ अपने बारे में सोचते हो। तब जेड कहता है कि ऐसा नहीं है। तब तबीता कहती है कि मेरे पति की जगह पर उस दिन तुम्हें मर जाना चाहिए था और वो वहाँ से निकली। तब जेड ये सुनकर दुखी हुआ। तब तक डैनी टाइनर में भड़क रही थी और पता नहीं क्यों इसकी शक्ल देखकर हर बार मेरा मूड खराब हो जाता है। और क्या आपके साथ भी ऐसा होता है तो आप कमेंट सेक्शन में इस बारे में ज़रूर बताएं। फिर डैनी वहाँ से भड़क कर निकल गई और वो अपने एम्बुलेंस के पास आई और वो उसे लेकर वहाँ से भागने वाली थी। तब उसकी आवाज़ सुनकर क्रिस्टी और मैरी हॉस्पिटल से बाहर आ गए और मैरी उसके सामने आकर खड़ी थी। तब क्रिस्टी आकर एम्बुलेंस में बैठ गई और तब डैनी उसे बाहर नहीं निकाल पाई और इसी वजह से क्रिस्टी उसे रोकना चाहती थी, लेकिन वहाँ पर डैनी उसे एम्बुलेंस में बिठाकर वहाँ से निकल गई। तो तब ये देखकर मैरी भड़की हुई थी। दूसरी तरफ बॉयड आकर कैनी से स्टेशन पर मिला। तब कैनी कहता है कि मैंने जिम के बारे में सुना। तब बॉयड कहता है कि हाँ, और जेड को एक नई थियरी मिली है जो कि काफी हद तक सही लग रही है। तब वहाँ पर मैरी आ गई और उसने बताया कि डैनी एम्बुलेंस लेकर भाग गई है और उसके अंदर क्रिस्टी भी गए थे। तब बॉयड ये सुनकर चौंक गया। तब तक सारा और सोफिया ने मिलकर नए चश्मा ढूंढ लिए थे जो कि दोनों को काफी अच्छे लगे और सोफिया उस रूम के सामान को देख रही थी और वो कहती है कि ये सामान किसका होगा ये भी मुझे नहीं पता। फिर वो सारे सामान को चेक कर रही थी। तब सारा कहती है कि मैंने कभी भी इस तरह से इस सामान को नहीं देखा। और वहां पर सोफिया को नाचने वाली लड़की का टॉय दिखा और उसने पूछा कि सुबह उस आदमी के साथ जो हुआ क्या ऐसा बार बार यहाँ पर होता है। तब सारा कहती है कि नहीं, पहले तो यहाँ पर कई सारे लोग मारे जाते थे लेकिन बॉयड ने तालिस्मान पत्थर ढूंढा था, फिर ये काफी कम हो गया था, लेकिन पिछले कुछ वक्त में अब फिर से ये काफी ज्यादा बढ़ चुका है, लेकिन तुम डरो मत। तब सोफिया कहती है कि ठीक है, जिसमें मुझे इस जगह को समझना है और मेरे पिता भी ऐसा ही कहा करते थे। और क्या तुम्हारा परिवार भी यहाँ पर है। तब सारा कहती है कि नहीं, अब मेरा यहाँ पर कोई नहीं है और तुम्हें भूख लगी होगी। तब सोफिया कहती है कि हाँ, और फिर वो दोनों वहां से खाने के लिए निकले। तब सोफिया उस जगह पर अब काफी एंजॉय करने वाली थी। दूसरी तरफ डोना को बाहर से आवाज आई। तब उसने देखा कि एम्बुलेंस लेकर डैनी शहर में घूम रही थी, जिसमें बॉयड, मैरी और कैनी भी वहां पर आए। तब डैनी वहां पर नहीं रुकी। तब बॉयड ने डोना को बताया कि वो डैनी एम्बुलेंस में भाग रही है। तब डोना कहती है कि वो यहाँ से भागकर कहाँ पर जाएगी। तब तक इथान नीचे आ चुका था और उसने मेन डोर पर डोना को देखा। तब इथान पीछे के डोर से घर में से भाग गया, जिसमें डैनी क्रिस्टी को कहती है कि यहाँ पर सबको लगता है कि बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता और मैं रात को यहाँ पर आई थी और मैं कंफ्यूज थी। तब तुम सभी लोगों ने मुझे टाउन में फंसा दिया था। और तब वहां पर क्रिस्टी कहती है कि तुम एल्जिन के साथ हुआ उसके चलते परेशान हो। तब डैनी कहती है कि हाँ, तुम तो डॉक्टर हो और तुम्हारा काम लोगों को बचाना है, फिर भी तुम्हें फर्क नहीं पड़ता कि उन लोगों ने उस बच्चे के साथ क्या किया। तब क्रिस्टी कहती है कि तुम भी तो ऑफिसर हो और तुम जो भी कर
रही हो उससे कोई घायल हो सकता है। तब डैनी कहती है कि मैं जो भी कर रही हूँ उससे मैं घर वापस जा सकती हूँ। तब तक रैंडल और जूली आगे बढ़ रहे थे। तब रैंडल ने जूली को रोका और वो कहता है कि उन पत्थरों के बीच में जाकर क्या होगा, जिसमें क्या तुम टाइम में वापस जाओगी। तब जूली कहती है कि हाँ। और तब रैंडल कहता है कि जूली, जो भी तुम्हारे डैड के साथ हुआ है तुम्हें उन्हें मानकर आगे बढ़ना होगा। तब जूली कहती है कि फिर मैं क्या करूँ, क्योंकि मेरे पास एक मौका है और मैं अपने पिता को बचाने का ट्राई भी ना करूँ। और मुझे पता है कि उन पत्थरों के बीच में से मैं गुजरती हूँ तब मैं पास्ट में जाती हूँ और मैं ये फिर से करके रहूंगी और तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। तब रैंडल ना चाहते हुए मान गया। तब तक तबीता चर्च में आई और फिर उसने आकर जिम की बॉडी को देखा और वो दुखी हुई। फिर तबीता कहती है कि जिम, तुम्हें घर पर वापस आ जाना चाहिए था, जिसमें हम सब तुम्हारा वेट कर रहे थे और मैं तुमसे काफ़ी ज़्यादा इसी वजह से नाराज़ हूँ। और मैं तुम्हें जंगल में कई चीज़ें बता नहीं पाई थी और मुझे जंगल में फील हुआ था कि मैंने जब तुम्हें पहली बार देखा था तब से अब तक मैंने सिर्फ तुमसे ही प्यार किया है। और हम लोग काफ़ी ज़्यादा झगड़ते रहते थे लेकिन फिर भी मैं सिर्फ तुम्हारी थी और तुम सिर्फ मेरे थे। और मुझे भी नहीं समझ में आ रहा कि मैं अब अकेले ये सब कैसे संभालूंगी, लेकिन मैं पूरा ट्राई करूंगी। और मुझे नहीं पता कि कैसे, लेकिन मैं बच्चों को पूरा संभालूंगी और उनके लिए तुम्हें डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ये याद रखना, जिसमें मैं हमेशा तुमसे प्यार करती रहूंगी। और अब मैं जा रही हूँ। फिर तभी था वहाँ से निकली। तब तक बॉयड के साथ सबने आकर देखा कि एम्बुलेंस वापस आ रही थी। तब बॉयड रोड पर आ गया और क्रिस्टी ने एम्बुलेंस को स्लो करने के लिए कहा, लेकिन डैनी ने वहाँ पर स्पीड बढ़ा दी। तब बॉयड वहाँ से साइड में हट गया और डैनी फिर से टाउन के चक्कर लगा रही थी। तब क्रिस्टी कहती है कि तुम्हें रुक जाना चाहिए था। तब डैनी कहती है कि यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता होना चाहिए और मैं तुम लोगों के तरह घर में बैठकर मॉन्स्टर्स को नहीं देख सकती जो कि एक एक करके सबको मारते जा रहे हैं। और तुम लोग सोच रहे हो कि बॉयड तुम्हें यहाँ पर बचाएगा, लेकिन बॉयड को घंटा कुछ नहीं पता और मुझे इस चीज से फर्क नहीं पड़ता। तो क्रिस्टी कहती है कि क्या तुम्हें सब पता है। तब डैनी कहती है कि हाँ, और इसी वजह से मैं ये ट्राई कर रही हूँ। तब बॉयड कहता है कि ये पूरा दिन यही करती रहेगी और हमें इसे रोकने के लिए स्टॉपर चेंज निकालनी होगी। तब कैनी उसे लेने के लिए निकला। तब तक हेनरी विक्टर को ढूंढते हुए स्टोरेज रूम में आया और उसने भी वहां पर मैसेज पढ़ा कि ज्ञान के लिए कीमत चुकानी पड़ती है, जिसमें यह पढ़कर विक्टर वहां पर कोने में रो रहा था। तब हेनरी उसके पास आया और वहां पर हेनरी कहता है कि मैंने भी जिम के बारे में सुना। तब विक्टर कहता है कि डैड, आपको यहाँ पर नहीं आना चाहिए था क्योंकि ये जगह काफ़ी बुरी है। तब हेनरी कहता है कि बेटा, तुम्हें इथान को संभालना चाहिए क्योंकि वो तुम्हारा दोस्त है। तब विक्टर कहता है कि नहीं, मैं ये नहीं कर सकता। तब हेनरी कहता है कि बेटा, तुम पहले खुद को संभालो और फिर जो चाहो वो तुम कर सकते हो। तब विक्टर कहता है कि डैड, ये दीवार पर जो लिखा है, ऐसा लिखे जाने पर हर बार यहाँ की अच्छी चीजें गायब हो जाती है और अगर कल उठकर आप मर गए तो मेरा क्या होगा। तब हेनरी कहता है कि बेटा, ऐसा कुछ नहीं होगा। तब विक्टर कहता है कि डैड, हमें यहाँ पर कुछ भी नहीं पता है और आपको यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। तब हेनरी कहता है कि बेटा, कोई भी इस जगह पर अपनी मर्जी से नहीं आया है और मैं तुम्हारे साथ हूँ, इसलिए मैं खुश हूँ। और जो भी खतरा यहाँ पर आएगा हम दोनों साथ में उससे लड़ेंगे, ये याद रखना। और फिर उसने विक्टर को संभाला। दूसरी तरफ रैंडल और जूली पत्थरों के पास आए। तब रैंडल ने पूछा कि क्या तुम्हें सिर्फ अंदर जाना है। तब जूली कहती है कि हाँ, वहां जाकर मुझे मेरे पिता मिल जाएंगे और तुम पहले अंदर जाओ क्योंकि मुझे उसे चेक करना है। तब रैंडल वहां से अंदर गया लेकिन वो वहीं पर था और उसे कुछ नहीं हुआ। तब जूली कहती है कि मुझे देखना था कि क्या ये सिर्फ मेरे साथ ही हो रहा है कि नहीं, और तुम्हारे साथ तो यहाँ पर कुछ नहीं हुआ और अब मैं अंदर जाऊंगी और मेरे साथ अंदर कुछ भी हो सकता है, लेकिन तुम्हें मेरे तड़पने पर रुकना नहीं है और थोड़ी देर बाद चीजें अगर तुम्हें बुरी लगे तो ही तुम मुझे बचाओगे। तब वहां पर रैंडल मान गया लेकिन वो अभी भी कंफ्यूज था। तब जूली वहां से आगे बढ़ी और वो पत्थरों के बीच में गई। तब वहां से वो टाइम में पीछे चली गई, जिसमें ये टाइम सीजन 2 के क्लाइमेक्स का था, जब बॉयड, डोना, रैंडल और जिम आरवी में फंसे हुए थे। तब जूली को वहां पर मॉन्स्टर्स की आवाज आने लगी। तब जूली ने मॉन्स्टर्स को आगे बढ़ते हुए देखा और जूली भी उनके साथ गई और वहां पर उसे आरवी दिखी। तब मॉन्स्टर्स भी उसके पास आए और तब जिम आरवी में से बाहर उन्हें देख रहा था। तब जूली ने भी अपने पिता को देखा और उसने जिम को बुलाया लेकिन जिम उसे सुन नहीं पाया। फिर आरवी में से डोना और जिम बाहर आए और वो लोग वहां से भाग रहे थे। तब बॉयड ने मॉन्स्टर्स पर गोलियों से हमला किया लेकिन उन पर कोई असर नहीं पड़ा। तब जूली ने डोना और जिम को कार के पास भागते हुए देखा। तब वो उनके पीछे गई लेकिन वहीं पर एक मॉन्स्टर ने जूली को पकड़ लिया और वो कहती है कि तुम्हारे साथ खेलने में मजा आएगा, जिसमें जूली प्रेजेंट में तड़प रही थी लेकिन रैंडल वहां पर कंफ्यूज था। फिर पास्ट में जूली ने रैंडल को बुलाया। तब मॉन्स्टर कहती है कि तुम्हें यहाँ पर बचाने के लिए कोई नहीं आएगा और फिर वो जूली को खाने वाली थी लेकिन वहीं पर रैंडल ने जूली को पत्थरों में से निकाल लिया। तब वहां पर जूली की फटी पड़ी थी और तब वहां पर रैंडल को देखकर वो शांत हुई और वो अपने पिता को बचाने के लिए वापस जाना चाहती थी। तब रैंडल ने उसे रोका और वो कहता है कि अभी तुम्हारा वापस जाना सही नहीं होगा। दूसरी तरफ तबीता ने
आकर देखा कि उसके दोनों बच्चे कॉलोनी हाउस में से गायब हो चुके थे। तब वो नीचे डोना के पास आई। तब डोना कहती है कि मैं तो यहाँ पर बाहर कब से खड़ी हूँ और वो लड़का यहाँ से भाग कैसे गया। फिर वो दोनों बैक डोर पर आए जिसमें तबीता इथान के लिए परेशान थी। तब तक बॉयड ने स्टॉपर लगा लिया था और वो लोग एम्बुलेंस का वेट कर रहे थे, जिसमें डैनी एम्बुलेंस को लेकर आगे बढ़ रही थी। और फिर डैनी कहती है कि मेरी माँ को लगता था कि नर्क असल में होता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि नर्क ऐसे लोगों के लिए होता है जो कि फील करते हैं कि वो लोग नर्क में रहने लायक है, जैसे तुम लोग हो। लेकिन मैं एक अच्छी इंसान हूँ और मुझे नहीं लगता कि मुझे यहाँ पर होना चाहिए। तब क्रिस्टी कहती है कि हम सभी लोग भी अच्छे हैं। तब डैनी कहती है कि मुझे नहीं पता कि तुम लोग कैसे हो और मुझे लगता है कि तुम लोग शायद बुरे हो, इसलिए तुम लोग ऐसे सोच रहे हो कि तुम लोग इसी जगह पर रहने के लायक हो और शायद इसी वजह से तुम बाहर निकलने का पूरा ट्राई नहीं कर रहे। तब क्रिस्टी कहती है कि हम लोग यहाँ से निकलने का ट्राई नहीं कर रहे क्योंकि हम लोग जब भी ट्राई करते हैं कोई ना कोई मारा जाता है और यहाँ के सभी लोगों ने अपनी अपनी थियरीज बनाई थी जिसमें सभी लोगों की बात हमने सुनी और उनमें से ज्यादातर लोग मारे गए। तब वहां पर डैनी कहती है कि यहाँ से निकलने का रास्ता जरूर होगा और वो उन दोनों को रास्ते में जाते हुए इथान दिखा। तब इथान ने भी उन्हें देख लिया और वो पास में छुप गया। तब क्रिस्टी कहती है कि उस बच्चे के लिए गाड़ी रोक दो। तब डैनी कहती है कि नहीं, मैं उसके लिए नहीं रोकूंगी। तब क्रिस्टी कहती है कि वो बच्चा है जिसका बाप मरा है और वो जंगल में जा रहा है, तो उसके लिए प्लीज गाड़ी रोको। तब डैनी ने गाड़ी नहीं रोकी। तब उन लोगों के सामने स्टॉपर्स आ गया था। तब डैनी गाड़ी को साइड में से निकलने वाली थी, लेकिन क्रिस्टी ने गाड़ी को स्टॉपर में घुसा दिया और स्टॉपर्स के चलते टायर सभी पंचर हो चुके थे और गाड़ी वहीं पर रुक गई। तब सबने आकर क्रिस्टी और डैनी को बाहर निकाला और बॉयड ने आकर डैनी को पकड़ लिया और वो कहता है कि तुम्हारे चलते कोई मर सकता था और फिर उसने डैनी को अरेस्ट कर लिया और वो भड़का हुआ था। तब क्रिस्टी ने उसे शांत होने के लिए कहा और वहां पर बॉयड शांत हुआ। तब क्रिस्टी कहती है कि इथान जंगल की तरफ जा रहा है। तब ये सुनकर वहां पर सभी लोग चौंक गए। तब तक इथान चलकर अपने आरवी के पास आया और इथान ने अंदर आकर रेडियो को उसके बैग में भरा, जिसका कारण आपको कुछ ही देर में पता चलेगा। फिर इथान वहां से बाहर आया। तब उसे आरवी के बाहर जिम दिखा। तब इथान आकर अपने पिता से मिला और ये सीन सच में आंखों से आंसू निकाल देता है क्योंकि सीरीज से हम सीजन 1 से काफी अच्छे से इमोशनली कनेक्टेड होते हैं। फिर जिम ने पूछा कि बेटा तुम यहाँ पर क्यों आए। तब इथान कहता है कि डैड मुझे रेडियो चाहिए था जिससे मैं असली थॉमस से बात कर सकूं जो कि मर चुका है और उसे मैं कह सकूं कि वो आपका ध्यान रखे और आप कभी भी अकेले न रहो। तब जिम खुश हुआ और उसे वहां पर तबीता के आने की आवाज आ रही थी। तब जिम पूछता है कि मैंने तुम्हें आरवी में आखिरी बार क्या कहा था। तब इथान कहता है कि आपने कहा था कि अगर कुछ भी बुरा हो तो मुझे अपने परिवार का ध्यान रखना है। तब जिम कहता है कि हाँ, और अभी तुम्हारी माँ और बहन को तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत है तो तुम्हें उन्हें संभालना होगा। तब इथान ने पूछा कि क्या आप अब रुकने नहीं वाले हो। तब जिम कहता है कि बेटा काश मैं रुक पाता। और जिम वहां पर परेशान था और फिर उसने इथान को कहा कि बेटा अब मेरी बात ध्यान से सुनो और तुम्हें याद होगा कि हम लोग यहाँ पर आए थे, तब रात को आरवी में हम दोनों फंसे हुए थे और तब तुमने एक सपना देखा था और वो क्या था। तब इथान कहता है कि मैंने सपनों में लेक ऑफ टीयर्स यानी कि आंसुओं का तालाब देखा था। तब जिम कहता है कि बेटा तुमने वो सपना क्यों देखा था ये तुम्हें पता नहीं होगा, लेकिन असल में वो जगह यहाँ पर है और तुम्हें उसे ढूंढना होगा। तब इथान पूछता है कि हम लोग उसे साथ में क्यों नहीं ढूंढ सकते। वहीं पर तबीता की आवाज पास में से आई। तब इथान ने उस तरफ देखा जिसमें जिम वहां से गायब हो चुका था। वहीं पर तबीता आकर इथान से मिली और वो कहती है कि बेटा तुम्हारे लिए मैं काफी परेशान हो चुकी थी। तब इथान कहता है कि मॉम मैंने डैड को यहीं पर देखा था। तब तबीता को यह भ्रम लगा और उसने इथान को संभाला और इसी के साथ ही बेहतरीन एपिसोड 2 यहीं पर खत्म हुआ। तो आपको यह एपिसोड कैसा लगा ये आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और अगला एपिसोड 3 आप सबसे पहले देखना चाहते हो तो आपको सबसे पहले इस चैनल पर मेरा 40,000 सब्सक्राइबर्स का टारगेट पूरा करना होगा, तभी ही मैं इस चैनल पर सबसे पहले एपिसोड 3 को अपलोड कर दूंगा।